नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास की MCQ सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश से जुड़े नए पैटर्न वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर और भी सब्जेक्ट की MCQ सीरीज चला रखी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जा कर के उनको देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बिना देरी किए, और पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को के रूप में जाना जाता था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए मगध, बी ऑप्शन है मत्स्य, सी ऑप्शन है कौशल और डी ऑप्शन है आपका अंग। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को के रूप में जाना जाता था, ये आपको बताना है। और ये SSC CGL में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध के रूप में उसे जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रगुप्त ने के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया। आपको यह बताना है चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें पराजित भी किया था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए नंद, बी ऑप्शन है हर्यक, सी ऑप्शन है कुषाण और डी ऑप्शन है आपका शिशुनाग। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित भी किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये आपको बताना है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। और ऑप्शन है आपके अशोक, बी ऑप्शन है बिंबिसार, सी ऑप्शन है बिंदुसार, डी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको ये बताना है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए नंदीवर्धन, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है महापद्मनंद और डी ऑप्शन है आपका कालाशोक। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। पहला कथन दिया है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस को पराजित किया था। दूसरा कथन है आपका, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरियाना का क्षेत्र दिया था। और तीसरा ऑप्शन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। और चौथा ऑप्शन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य को देवनापिय की उपाधि से विभूषित किया गया था। ये आपका गलत है, ये चौथा वाला नहीं होगा, ये आपका गलत है। बाकी का चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस को पराजित किया था, सही है। और ये सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरियाना का क्षेत्र दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ये भी एकदम ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को देवानापिय की उपाधि विभूषित किया, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, ये आपको बताना है। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है विलियम जोन्स, बी ऑप्शन है बी स्मिथ, सी ऑप्शन है R.K. मुखर्जी और डी ऑप्शन है आपका D.R. भंडारकर। तो आपको बताना है सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन है स्थूलभद्र, बी ऑप्शन है सुधर्मा, सी ऑप्शन है भद्रबाहु और डी ऑप्शन है आपका जामिल। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन डाइमेकस,
बी ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है आपका बृहद्रथ। तो आपको बताना है मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज ये राजदूत था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था ये भी आपको बताना है। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है आपका बृहद्रथ। तो आपको बताना है मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इंडिका के लेखक हैं ये आपको बताना है। इंडिका के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका डायमेकस, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज और डी ऑप्शन है आपका एथीनियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसकी पुस्तक में मिलता है ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए पाणिनि, बी ऑप्शन है चाणक्य, सी ऑप्शन है अरस्तु और डी ऑप्शन है आपका एपियानस। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसकी पुस्तक मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एपियानस की पुस्तक में इसका वर्णन देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है आपका 7। तो आपको बताना है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में इसे विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, किस मौर्य शासक ने पूरे उत्तर भारत पर पहली बार अपना अध्यापित स्थापित किया था ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है बिंबिसार, सी ऑप्शन है बिंदुसार, डी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो किस मौर्य शासक ने पूरे उत्तर भारत पर पहली बार अपना अध्यापित स्थापित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है आपका बृहद्रथ। तो आपको बताना है किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, वायु प्राण में किस मौर्य शासक को भद्रसार कहा गया है ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए अशोक, बी ऑप्शन है आपका बिंबिसार, सी ऑप्शन है आपका बिंदुसार, डी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको बताना है वायु प्राण में किस मौर्य शासक को भद्रसार कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है वायु प्राण में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, डायमेकस किसके दरबार में आया था ये आपको बताना है। डायमेकस किसके दरबार में आया था। ऑप्शन है आपके आगे चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है आपका बृहद्रथ। तो आपको बताना है डायमेकस किसके दरबार में आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है आपका सुसीम और डी ऑप्शन है आपका अजात शत्रु। तो आपको बताना है तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था। तो इसमें 2 आंसर हैं, पहला है आपका अशोक को भी भेजा था और दूसरा आपका सुसीम को भी भेजा था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ए और सी। तो इनके ये क्या है, दोनों आंसर सही हैं। तो इसमें ए और सी ये दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए पुष्यगुप्त ने, बी ऑप्शन है आपका उपगुप्त ने, सी ऑप्शन है आपका अशोक और डी ऑप्शन है आपका नंदीवर्धन ने। तो आपको बताना है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र ने ये क्या कराया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका नागसेन, बी ऑप्शन है उपगुप्त, सी ऑप्शन है वसुमित्र और डी ऑप्शन है आपका अश्वघोष। तो किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त ने अशोक को
बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका फेंतेलर, और बी ऑप्शन है आपका प्रिंसेप, और सी ऑप्शन है आपका जॉन मार्शल, और डी ऑप्शन है आपका दयाराम सानी। तो आपको बताना है अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसेप को सबसे पहली सफलता मिली थी अशोक के अभिलेख को पढ़ने में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन है फेंतेलर, बी ऑप्शन है प्रिंसेप, सी ऑप्शन है जॉन मार्शल, और डी ऑप्शन है आपका दयाराम सानी। तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेंतेलर ने अशोक के शिलालेख की खोज की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, किस मौर्य राजा ने गया में नागार्जुन की पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए गुफा दान की थी, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है कुणाल, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको बताना है किस मौर्य राजा ने गया में नागार्जुन की पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए गुफा दान में दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, बिंदुसार के वंश का नाम क्या था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका गुप्त, हर्यक, नंद और मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, अंतिम मौर्य सम्राट था, ये आपको बताना है कौन था वो। ऑप्शन है आपका जालुक, बी ऑप्शन है आपका अवंती वर्मा, सी ऑप्शन है आपका बैदरथ, और डी ऑप्शन है आपका नंदीवर्धन। तो अंतिम मौर्य सम्राट था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैदरथ अंतिम मौर्य सम्राट था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन है मौर्य, बी ऑप्शन है शुंग, सी ऑप्शन है गुप्त, और डी ऑप्शन है आपका कुषाण। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। तो आपको बताना है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन है ऋग्वेद, सी ऑप्शन है पुराण, और डी ऑप्शन है आपका इंडिका। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम हुआ करता था क्योंकि मेगस्थनीज द्वारा ये लिखी गई ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मौर्य काल में सूती कपड़ा का केंद्र था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका मथुरा, गया, अवंती और कंधार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा उस टाइम पर सूती वस्त्र का केंद्र रहा करता था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य युग के बारे में गलत है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए भरूच बंदरगाह से पश्चिम की ओर निर्यात किया जाता था, बी ऑप्शन है आपका नेपाल से कंबल प्राप्त होता था, सी ऑप्शन है आपका सूरत सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र था, और डी ऑप्शन है आपका चिनपट रेशमी वस्त्र था जो चीन से मंगाया जाता था। अब आपको इनमें से एक गलत कथन बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सूरत सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र नहीं हुआ करता था, इसका सबसे बड़ा केंद्र था मथुरा। इसलिए आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये ही गलत कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में कितने प्रकार के दासों की चर्चा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से आपको गलत कथन बताना है, और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए मौर्य युग में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे
तथा कुछ मामलों में तलाक की भी अनुमति थी। बी ऑप्शन है आपका कौटिल्य ने भारत के प्राचीनतम धर्म को त्रयी धर्म कहा है। सी ऑप्शन है आपका मौर्य युग में लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और डी ऑप्शन है आपका अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व शैव धर्मानुयायी था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मौर्य युग में लोग मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे और यहाँ पर दिया है विश्वास नहीं करते थे, यही आपका गलत हो जाएगा। इस कारण आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। अशोक के 14वें शिलालेख में क्या बताया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन धार्मिक जीवन बिताने के बारे में। बी ऑप्शन है अशोक द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं के बारे में। सी ऑप्शन है कलिंग युद्ध के बारे में। डी ऑप्शन है आपका चिकित्सा व्यवस्था के बारे में। तो अशोक के 14वें शिलालेख में बताया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक जीवन के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका लौरिया अरैराज अभिलेख। बी ऑप्शन है आपका रुम्मीदेई अभिलेख। सी ऑप्शन है कौशाम्बी अभिलेख। और डी ऑप्शन है आपका रामपुरवा अभिलेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका लौरिया अरेराज अभिलेख। बी ऑप्शन है आपका रुम्मीदेई अभिलेख। सी ऑप्शन है कौशाम्बी अभिलेख। और डी ऑप्शन है आपका रामपुरवा अभिलेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुम्मीदेई अभिलेख। ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ अभिलेख लौरिया अरेराज कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है चंपारण। बी ऑप्शन है प्रयाग। सी ऑप्शन है वैशाली। डी ऑप्शन है पटना। तो आपको बताना है अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ अभिलेख लौरिया अरेराज कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सैन्य विभाग का प्रधान क्या कहलाता था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए मंत्री। बी ऑप्शन है सेनापति। सी ऑप्शन है आपका दोबारिक। और डी ऑप्शन है आपका प्रशासता। तो आपको बताना है चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सैन्य विभाग का प्रधान क्या कहलाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनापति कहलाता था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है आपके आगे नायक। बी ऑप्शन है दंडपाल। सी ऑप्शन है व्यवहारिक। और डी ऑप्शन है आपका समाहर्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक उसको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले अभिलेख में अशोक के पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। अशोक के किस अभिलेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए तीसरा। बी ऑप्शन है चौथा। सी ऑप्शन है पांचवा। और डी ऑप्शन है आपका छठा। तो अशोक के किस अभिलेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। तो अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। अशोक के 13वें शिलालेख में किस बात का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए धम्म का। बी ऑप्शन है अशोक द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं का। सी ऑप्शन है कलिंग युद्ध का। डी ऑप्शन है अशोक के हृदय परिवर्तन का। तो आपको बताना है अशोक के 13वें शिलालेख में किस बात का वर्णन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही हो जाएंगे क्योंकि इनमें दोनों की बात की गई है। कलिंग युद्ध का उसमें वर्णन मिलता है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी की गई है। इसके लिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सीता। बी ऑप्शन है अदेवमार्तक। और सी ऑप्शन है रूपजीवा। और डी ऑप्शन है आम्रपाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अदेवमात्रक उसे कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। अशोक के 14वें शिलालेख में क्या बताया गया है, ये आपको बताना है। धार्मिक जीवन बिताने के बारे में, अशोक द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में और चिकित्सा व्यवस्था के बारे में। तो आपको बताना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन के बारे में बताया है अशोक के, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कालाशोक, अशोक, सी ऑप्शन अकबर और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन है नंदों, बी ऑप्शन है मल्लों, सी ऑप्शन है कुरु और डी ऑप्शन है पांचालों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मौर्य, बी ऑप्शन है शुंग, सी ऑप्शन है गुप्त और डी ऑप्शन है कुषाण। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, ये सभी जानते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, आपको बताना है। और ऑप्शन ए है आपका ऑप्शन ए अशोक, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन है दशरथ और डी ऑप्शन है आपका बिंदुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए अशोक, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन है दशरथ और डी ऑप्शन है आपका बिंदुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है अजातशत्रु और डी ऑप्शन है आपका कौटिल्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 और यह है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी होगा। आपको बताना है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था, तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सिंधु और झेलम, बी ऑप्शन है व्यास तथा सिंधु, सी ऑप्शन है सतलुज तथा सिंधु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम। तो दोस्तों यहाँ ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। आपने कितना स्कोर किया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।